नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोया हुआ था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो अपने वक्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी, पर आज भी उसके चारों तरफ सिर्फ रहस्य ही रहस्य हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया इन दोनों को अगर मिला भी दें तो उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, और फिर वो बस गायब हो गई बिना कोई सुराग छोड़े। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग थे कौन। तो चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे ये जानने से कि आखिर हमें सभ्यता के बारे में पता चला तो चला कैसे और कब। ये देखिए, ये सभ्यता लगभग 2000 साल तक चली, फली फूली, अपने पीक पर पहुंची और फिर धीरे धीरे इसका पतन हो गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कि लगभग 3500 साल बाद, मतलब 1920s में जाकर हमें पता चला कि ऐसी कोई महान सभ्यता कभी थी भी। और ये सारी कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की साइट को खोज निकाला। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में R.D. बैनर्जी को मिला मोहनजोदाड़ो। बस इन दो खोजों ने हमारी इतिहास की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब बात करते हैं इस सभ्यता के स्केल की, इसके आकार की। देखिए, ये अपने ज़माने की एक सुपर पावर थी, एक ऐसी सुपर पावर जिसके बड़े बड़े शहर तो मिले, पर हैरान करने वाली बात यह है कि किसी राजा का कोई महल या किला नहीं मिला। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। और इसको अगर पर्सपेक्टिव में रखें तो उस जमाने की जो दो सबसे फेमस सिविलाइजेशंस थीं, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया, अगर उन दोनों की एरिया को हम जोड़ भी दें, तब भी सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका उनसे बड़ा था। सचमुच ये ब्रॉन्ज एज की एक असली सुपर पावर थी। लेकिन असली जीनियस सिर्फ साइज में नहीं था, असली कमाल तो था उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी प्लानिंग में। तो चलिए अब जरा उनके शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं। उनके जो ज्यादातर शहर थे ना, वो बड़े ही कायदे से दो हिस्सों में बटे हुए थे। पहला हिस्सा था थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। यहाँ पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं, बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, पर कोई महल या आलीशान मकबरा नहीं। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग यानी ज्यादातर आबादी रहती। और ये शहर ऐसे वैसे नहीं थे, एकदम ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे, और कमाल की बात ये कि सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की थीं। और सुनिए, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम था, और उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो तो उस जमाने के हिसाब से दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिस्टम। तो सवाल उठता है कि इतने ऑर्गेनाइज्ड शहरों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी। चलिए अब उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी पर एक नजर डालते हैं। तो इनकी इकोनॉमी की जो नींव थी वो थी खेती और पशुपालन। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थी, लेकिन एक चीज जिसमें वो दुनिया में सबसे पहले थे वो थी कपास की खेती। जी हाँ, कॉटन उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोग थे। और इनका ट्रेड सिर्फ आपस में नहीं होता था, ये दूर दराज मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। लेकिन इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क में एक बहुत ही अजीब बात है। आज तक की खुदाई में हमें वहां से एक भी सिक्का, कोई करेंसी नहीं मिली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका सारा का सारा लेन देन बार्टर सिस्टम पर चलता था, मतलब सामान के बदले सामान। चलिए अब जरा उनकी कला, उनके विश्वास और उनकी साइंटिफिक सोच की दुनिया में चलते हैं। उनकी जो आर्ट है ना, वो किसी राजा महाराजा के लिए नहीं थी, वो आम लोगों के लिए थी। घरों में पाई गई, महलों में नहीं। चाहे वो कांसे की बनी वो फेमस डांसिंग गर्ल हो, या फिर पत्थर से तराशे गए प्रीस्ट किंग। ये आर्ट हमें बताती है कि उनके कारीगर कितने कुशल थे, कितने हुनरमंद थे। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ा है, एक ऐसा बड़ा रहस्य जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। और वो रहस्य है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हजारों मोहरों पर ये लिखावट मिली है जो छोटे छोटे चित्रों जैसी है, पर आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक पहेली है।
बस जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इसे पढ़ पाएं तो उनके समाज और विश्वासों के बारे में कितने ही राज हमारे सामने खुल जाएंगे। सबूतों से लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल के पेड़ की या जानवरों की। एक मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा के भी संकेत हैं, और एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जो प्रोटो शिवा यानी पशुपति जैसी दिखती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? इतनी बड़ी, इतनी धार्मिक लगने वाली सभ्यता में आज तक एक भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। एक भी। उनका साइंटिफिक दिमाग और प्रिसिजन तो हर चीज में दिखता है। जैसे उनकी ईंटें, हर ईंट एक परफेक्ट 1:2:4 की रेशियो में बनी होती थी। उनके पास वजन और माप तौल का एक बहुत ही सटीक और स्टैंडर्डाइज सिस्टम था। ये सब दिखाता है कि वो कितने व्यवस्थित, कितने ऑर्गेनाइज्ड लोग। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम आ पहुंचे हैं इस सभ्यता के शायद सबसे बड़े रहस्य पर, कि इसका अंत कैसे हुआ। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे शायद कोई एक वजह नहीं थी। कई थ्योरीज हैं। हो सकता है कि जिन नदियों के किनारे ये बसे थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर कोई भयंकर बाढ़ आई हो, या बहुत लंबा सूखा पड़ा हो। विदेशी व्यापार में गिरावट और बड़े क्लाइमेट चेंज को भी इसकी वजह माना जाता है। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, लेकिन इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है कि किसी हमले की वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। आज ज्यादातर हिस्टोरियंस इस थ्योरी को नहीं मानते। तो आखिर में हम इस सभ्यता को कैसे देखें? शायद एक ऐसे समाज के तौर पर जो बहुत शांतिप्रिय था, शायद बराबरी पर विश्वास करने वाला यानी इगैलिटेरियन था, और बहुत इनोवेटिव था। एक ऐसा समाज जो सदियों तक फलता फूलता रहा, और वो भी बिना किसी राजा, मंदिर या बड़ी सेना के सबूत के। तो असली और आखिरी रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि वो गायब क्यों हो गए। शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पावर के जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे राजा, सेना, मंदिर, उन सब के बिना आखिर ये लोग इतने लंबे समय तक इतने कामयाब कैसे रहे? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को और हम सब को सोचने पर मजबूर कर देता है।